एवरीवन, दिस इज़ प्रीति शौर्य मापा में आप सबका स्वागत है। सबसे पहले आई एम रियली वेरी सॉरी बिकॉज लास्ट 3 मंथ से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। मैं आपको रेगुलर वीडियोस नहीं दे पा रही थी। मुझे बहुत कमेंट्स आए कि मैम आपने 7 मंथ का वीडियो लाइनअप नहीं किया है, सो दैट आई एम रियली सॉरी। एक्चुअली मेरी सिस्टर की वेडिंग थी, उसके बाद मेरी बेबी का फर्स्ट बर्थडे था, उसका इंगेजमेंट, और उसके बाद जस्ट 1 मंथ में शादी, और मेरे घर में सब कुछ मुझे ही करना होता है, ऑल प्रिपरेशन डन बाय मी। तो ये बहुत रैपिडली जल्दी हो गया, जिस वजह से मैं उतना रेगुलरली वीडियो नहीं बना पा रही थी। मैंने वीडियो रिकॉर्डेड रखे थे, बट मुझे पता है मैं भी आप लोगों को बहुत मिस कर रही थी कि आपसे बात नहीं हो पा रही है। तो चलिए वेल बैक टू वर्क। आज हम बात करने वाले हैं 7 मंथ के बारे में। आपका सेकेंड ट्राइमेस्टर तक का वीडियो मैंने बना दिया है, मैं उनका एक प्लेलिस्ट ज़रूर बना दूंगी जिसे आप फर्स्ट से लेके 6 मंथ तक के वीडियोस देख सकते हैं, और प्लीज़ ज़रूर से देखिएगा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। तो आज हम बात करने वाले हैं थर्ड ट्राइमेस्टर के बारे में। थर्ड ट्राइमेस्टर में आप एंटर होने वाले हो, तो सबसे पहले हम बात करेंगे 7 मंथ के बारे में। 7 मंथ में से क्या सिम्टम्स होते हैं, बिकॉज 7 मंथ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट मंथ ऑफ योर फुल एंटायर प्रेगनेंसी। बिकॉज ये मंथ ऐसा होता है कि अगर आपकी ज़रा सी लापरवाही हो गई तो आपके बेबी को और मम्मा को दोनों को बहुत नुकसान हो सकता है, आपका प्रीमेच्योर डिलीवरी भी हो सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सिम्टम्स के बारे में। वेल दिस इज़ द मंथ आपका हनीमून पीरियड अब ओवर हो गया है। हम कहते हैं कि सेकेंड ट्राइमेस्टर इज़ अ हनीमून पीरियड। फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत हैवी होता है, और लास्ट वाला, क्योंकि लास्ट में हमारा वेट बहुत ज़्यादा रैपिडली बढ़ने वाला है और बढ़ रहा होगा। पर आप उसकी चिंता बिल्कुल भी मत लीजिए, और स्ट्रेस तो बिल्कुल नहीं लेना है, क्योंकि आपके गाल चबी हो जाएंगे, आपको अपने कपड़े बिल्कुल फिट नहीं होने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों का बिल्कुल भी आप स्ट्रेस नहीं लेंगे, बिकॉज आप अपने सिर्फ बेबी के बारे में सोचिए। अब बढ़ते वेट की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली। सबसे पहली बात तो आपको बैक पेन का इशू होगा, बिकॉज हमारा टमी आगे की तरफ निकल रहा है और बैक पेन में ऐसा कर्व हो जाता है, जिस वजह से हमें बैक पेन का इशू होने वाला है। उसके बाद में हमारे पैरों में स्वेलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है, इसलिए आप पैरों को जितना हो सके लटका कर बिल्कुल नहीं बैठना, और एक जगह बहुत देर तक नहीं बैठना है। चलते फिरते रहिए, थोड़ा पैरों के नीचे तकिया लगा लीजिए, ताकि जिससे आपको पैरों की स्वेलिंग ज़्यादा ना बढ़े। और आपके घर में अगर कोई है तो उससे आप पैरों का मसाज करवा लीजिए, जिससे आपको बहुत नॉर्मल है कि आपके नीज तक स्वेलिंग हो जाए, बट इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल। तो आप ज़्यादा लटका के नहीं बैठना, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सेकेंड जो चीज़ है, आपके ब्रेस्ट में हैवीनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है। ब्लैक एरियोला के आसपास बहुत ब्लैक स्पॉट्स हो सकते हैं, साइज बढ़ने वाला है, आपको उसमें से डिस्चार्ज भी हो सकता है, वाटरी सा डिस्चार्ज भी हो सकता है। तो इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, आपको इसमें बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। आप कोई भी अच्छा, जो भी आपका साइज़ है नॉर्मली, अगर आप 34 साइज़ है, 35 36 साइज़ है, तो आप उसे अगर 34 है तो गो फॉर 38 साइज़ का भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल रहेगा, बिकॉज ये साइज़ धीरे धीरे इंक्रीज़ होगा। जब आप फीडिंग कराओगे तब भी आपका ये साइज़ बढ़ने वाला है, तो उसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसके बाद में जो थर्ड चीज़ है वो है, आपको थकान बहुत होने वाली है, नींद बहुत ज़्यादा आएगी, और रात को नींद बिल्कुल नहीं आने वाली। बिकॉज ये इसलिए कि एक तो पहली बात आपका टमी बढ़ रहा है, उस वजह से आपका जो बेबी आपकी बॉडी के अंदर है, आपके बेबी पम्प के अंदर इतनी सारी मस्ती करता रहता है, तो आप बहुत थक जाते हैं। आपको लगता है आप तो कुछ काम नहीं कर रहे हो, फिर भी आप थक जा रहे हो, आपको उस वजह से नींद आने वाली है। तो आप कंप्लीटली रेस्ट करिए, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। 7 मंथ बहुत इंपॉर्टेंट मंथ होता है, आपका बेबी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है इस टाइम पे, तो आप अपना आराम करिए। नींद आ रही है, प्रॉपर नींद लीजिए। अब रात को नींद आने का रीज़न मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली में सबसे पहली बात तो आपका बढ़ता टमी है, और उससे आपको करवट लेने में बहुत प्रॉब्लम होगा। तो इसलिए आप कुशंस का यूज़ करिए जितना हो सके। आप जब कवर्ड पे सोते हैं तो आपका जो पेट का जो भारीपन है वो नीचे, आपको हैवीनेस लगता है, तो आपको अनकंफर्टेबल सा फील होगा। जैसे आप टमी के नीचे करवट पे एक कुशन लगाइए, दोनों पैरों के बीच में एक कुशन लगाइए, उससे आपको अच्छे से नींद आएगी। और थर्ड रीज़न होता है कि आपको नींद नहीं आती, एक तो बार बार आपको यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। यूरिनेशन आपका बहुत रैपिडली होता है, आपको बार बार जाना पड़ जाता है। वो इसलिए होता है कि आपका जो टमी बढ़ रहा है, बेबी बम बढ़ रहा है, वो आपके ब्लैडर पे प्रेशर डालता है, जिस वजह से आपको यूरिनेशन होता है बार बार। कितनी बार तो वो लीक हो जाता है। तो इसमें आपको डरने की बात नहीं है, इट्स नॉर्मल। ये सब लेडीज़ को ये प्रॉब्लम होता है, तो इसमें आप बिल्कुल चिंता मत करिए, ये होता है। और उसके बाद में अगर आपका जो पेल्विक एरिया में शूट आउट पेन होता है बहुत ज़्यादा, बिकॉज आपका बेबी बम का जो प्रेशर पड़ रहा है वो पेल्विक एरिया पे पड़ता है, जिस वजह से आपको यहाँ पे पेन होता है। तो आप जब भी लेटते हैं ना, और लेट के एकदम झटके से बिल्कुल भी नहीं उठना है, बल्कि आप कोई भी काम झटके से नहीं करेंगी। आराम से करवट लीजिए, फिर उठिए,
ज़्यादा अच्छा रहेगा, नहीं तो आपको पेल्विक एरिया का पेन और ज़्यादा भी बढ़ सकता है। बट ये नॉर्मल है और इसका कोई मेडिसिन नहीं है, आपको बियर करना ही है थ्रू आउट द 9 मंथ। तो आपको इस चीज़ का चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आपको वाइट डिस्चार्ज बढ़ सकता है, वेजाइनल डिस्चार्ज है वो बढ़ने वाला है, क्योंकि पेल्विक एरिया पे प्रेशर पड़ रहा है, बच्चे का सर नीचे की तरफ जाने की कोशिश करता है, जिस वजह से प्रेशर पड़ता है तो डिस्चार्ज होना नॉर्मल बात हो रही है। डिस्चार्ज इसलिए भी होता है कि बाहर से आने वाला जो इन्फेक्शन है उसको रोकता है, उसको बाहर की तरफ फेंकता है। बट ये डिस्चार्ज में आपको सिर्फ ये चीज़ का ध्यान रखना है, ये स्मेल नहीं होना चाहिए इसमें, और ब्लीडिंग ना हो, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखिए। अगर आपको हल्का सा भी ब्लीडिंग हो रहा है तो डॉक्टर से इमीडिएटली कांटेक्ट करिए। ये चीज़ें, और उसके अंदर आपको कब्ज, गैस, थकान, पेट फूलना, इट्स कम्प्लीटली नॉर्मल, ये प्रॉब्लम आपको रहेगी। कब्ज का प्रॉब्लम रहेगा तो इसलिए आप फाइबर में जितना फ्रूट्स हो उतना खाइए, पानी ज़्यादा पीजिए, जिससे आपको ये प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम होगा। आप डॉक्टर से आपको फिर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम और डॉक्टर से आप कोई मेडिसिन ले सकते हैं बिना पूछे, कोई बिना लाइक अपनी मर्जी से कुछ मत खाइएगा, आप उनसे पूछ कर ही कोई मेडिसिन ले सकते हैं। बट आप जितना पानी और फाइबर लेंगे कब्ज का प्रॉब्लम नहीं होगा। चलते फिरते रहिए और ज़्यादा मसाले वाला फूड नहीं खाइए तो आपको सीने में जलन नहीं होगी। ये चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में, क्योंकि आपका वेट बढ़ रहा है तो आपको चलने फिरने में दिक्कत आने वाली है। कोई भी चीज़ आपको डायरेक्टली नहीं उठानी है, एकदम से आप झुक गए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि आपको हल्का सा भी जर्क लगाना तो बहुत दिक्कत हो जाती है। आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं मिस्टेक कर चुकी हूँ 7 मंथ में, मतलब मुझसे एक एक कदम स्टेप चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। तो आपको ये बिल्कुल नहीं करने, आराम से बैठिए फिर कोई चीज़ उठाइए। कुछ भी हैवी सामान उठाने की ज़रूरत नहीं, अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की जरूरत। हील्स बिल्कुल नहीं, कपड़े ढीले ढाले कॉटन के कपड़े पहनिए, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और गर्मी आपको बहुत ज़्यादा लगने वाली, मतलब मैं ऐसी मतलब इंसान हूँ जिसे बहुत ज़्यादा ठंडी लगती है। बट ट्रस्ट मी, जब मैं प्रेग्नेंट थी मुझे ठंड के मौसम में भी इतनी गर्मी लगती थी, बहुत स्वेट होता था। तो आपको ये चीज़ होने वाली है, बिकॉज बेबी अंदर मस्ती कर रहा है, आपकी बॉडी में इतना सब कुछ चल रहा होता है जिस वजह से आपको बहुत हीटअप होता है, गर्मी होती है। आपको ब्रीदिंग का प्रॉब्लम होगा क्योंकि आपका टमी बढ़ गया है, वो फेफड़ों पर प्रेशर डालता है, जिस वजह से सांस लेने में दिक्कत होगी। तो गहरी गहरी लंबी लंबी सांसें लीजिए और थोड़ी देर के लिए बैठ जाएगी। स्वेटिंग होने वाला, इट्स ऑल कम्प्लीटली नॉर्मल, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये सारे सिम्टम्स बहुत नॉर्मल है। आपको जो ध्यान रखना है वो सिर्फ ध्यान रखना है, कोई भारी सामान नहीं उठाना है, डायरेक्टली झुकना नहीं है, हील्स नहीं पहनना है, कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनिए, जीन्स तो बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और अपने डॉक्टर के पास प्रॉपरली, अब आपका शायद मे बी, आप इससे पहले आप 1 मंथ में जाते थे, आपको शायद 15-15 दिन में चेकअप के लिए बुलाएंगे, तो आप चेकअप के लिए जाइए और अपना ध्यान रखिए, खाना अच्छे से खाइए, सारा लाइक विटामिन, प्रोटीन, मैग्नीशियम, आयरन, जितनी फॉलिक एसिड, जितनी चीज़ें, जितना ये सब चीज़ों का जो आप मिला जुला आप खाना खाएंगे, कलरफुल रेम्बो फूड खाएंगे ना, उतना आपके बेबी के लिए अच्छा है और आपके लिए अच्छा है। अब ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा तो इसलिए मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करूंगी, जिसमें आपको मैं बताऊंगी 7 मंथ में आपके बेबी में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं। वेल 7 मंथ इज द मंथ जब आपकी गोद भराई की रस्म होती है। कहीं कहीं जगह पे होती है, कुछ कुछ लोग नहीं मानते, पर अगर है तो प्लीज़ उसकी तैयारी करिए, बेबी शावर की तैयारी करिए, अपनी इंजॉय करिए, फोटोशूट की तैयारी करिए। मैं आपको सजेस्ट करूंगी, प्लीज़, मैं ये नहीं कह रही कि बहुत बड़ा स्टूडियो बुक करिए, कहीं बाहर जाए, अपने प्रेगनेंसी की कुछ फोटोग्राफ अपने हस्बैंड के साथ ज़रूर निकालिएगा, जो आपके लिए एक लाइफ टाइम मेमोरी होती है। तो मैं आपको वो भी एक वीडियो पर्सनली बनाऊंगी कि आप उसको कैसे कम पैसों में अच्छा शूट कर सकते हैं, तो आप वो ज़रूर करिएगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि 7 मंथ में बेबी में क्या डेवलपमेंट होते हैं, क्योंकि बेबी बहुत रैपिडली बढ़ रहा है, तो आपको इसके बारे में पता होना ज़रूरी है। 7 मंथ में आपको और आपके बेबी का बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की ज़रूरत है। मैं होने वाले पापा से बिल्कुल रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मम्मा का ध्यान रखिए। सारे फैमिली मेम्बर से रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ उनके आसपास रहिए, क्योंकि उनकी ज़रा सी गलती या आपने थोड़ी सी से आपकी प्रीमेच्योर डिलीवरी हो सकती है। तो ये आपको नहीं चाहिए, क्योंकि बेबी जितना पूरा टाइम करके आता है, बेबी उतना हेल्दी रहता है, मेंटली, फिजिकली, हर तरीके से। सो ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं जिसमें मैं आपसे बात करूंगी कि 7 मंथ में आपके बेबी में क्या चेंजेस होते हैं। सो सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए एंड प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आपको सब कुछ कैसा लग रहा है। थैंक यू सो मच। मैं अपनी सिस्टर की वेडिंग के पिक्स ज़रूर ज़रूर से आपको दिखाऊंगी और वीडियोज़ भी दिखाऊंगी कि कैसे मैंने सब कुछ किया था। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय, हैव अ गुड डे।